गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और साथ ही साथ मैं बता दूं कि हम लोगों ने इसमें क्या क्या कवर कर लिया है। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने कवर किया है प्लेटफॉर्म, यानी कि रुक्मणी पब्लिकेशन के टोटल 24 सेट्स थे, वो हो चुका है हमारा क्लियर। प्लेटफॉर्म के बाद क्या रह गया? प्लेटफॉर्म के बाद हम लोगों ने कवर किया है एडिटोरिया को। एडिटोरिया में 1 या 2 सेट और रह गया है। और इसके बाद अभी जो ये आरबीडी पब्लिकेशन जो है आपका खान सर वाला, तो खान सर वाला हम लोग का ये सेट चल रहा है और सेट नंबर क्या है आपका? 10वां सेट है। और फ्रेंड्स, होता है कभी कभी सेट में कुछ एरर होता है, कभी कभी मुझे पढ़ाने में कुछ एरर हो जाता है, तो आप एकदम बिना बेझिझक जो है आप कमेंट बॉक्स में डालिए और मोस्ट प्रोबेबली मैं अगले सेट में उसको क्लियर कर दूँ। ठीक है। वैसे आप लोग का काफ़ी सारा अच्छा कमेंट भी आता है और व्हाट्सएप पे जितना भी एरर होता है वो क्लियर हो ही जाता है, बट स्टिल आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे, है ना। तो चलते हैं हम लोग अपने आज के इस सेट के पहले क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हड़प्पा कालीन सभ्यता में विशाल स्नानागार की खोज किसने की थी? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन मार्शल ने खोज की थी। ये जो हड़प्पा सभ्यता में जो विशाल स्नानागार है ना, किसने? जॉन मार्शल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अजात शत्रु के कार्यक्रम में किस बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था कार्यकाल में? तो अजात शत्रु के कार्यकाल में जो है आपसे पूछ रहा है बौद्ध संगति। बौद्ध संगति का मतलब बौद्ध का जो मीटिंग होता था, एनुअली जो मीटिंग होता था, उसको संगति बोला गया। तो वो कौन सा था? वो था ऑप्शन नंबर ए, प्रथम बौद्ध संगति में जो है वो आपका किसके शासनकाल में हुआ है? अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ है। और ये हुआ कब था? याद रखिएगा, ये हुआ है 483 बीसी में। बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा की नीति सर्वप्रथम किस रियासत पर लागू की गई? हड़प की नीति, राज हड़प की नीति जो है, जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा निकाला गया था, मतलब बनाया गया था 1848। कब? 1848 से 1856 तक रहे थे डलहौजी साहब। तो 1848 में ही बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति जो है वो बन चुका था। और सबसे पहला कौन था? ऑप्शन नंबर सी, सतारा। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी, ठीक है, के संपादक कौन थे? तो केसरी कौन का, किनका लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी, लोकमान्य तिलक। ठीक है। और लोकमान्य तिलक का ही जो है श्रेय जाता है जब वो जो आपका जो फेस्टिवल्स था, है ना, गणेश चतुर्थी, गणेश जी की पूजा हो गई या रक्षाबंधन हो गया, लोकमान्य तिलक ने इन सबको प्रमोट किया था सोशल इंटीग्रिटी के लिए, ठीक है, सामाजिक एकता के लिए। नेक्स्ट है, कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का समझौता किस सम्मेलन में हुआ? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है और आई होप सो आप सबको इसका आंसर पता होना चाहिए। ऑप्शंस क्या क्या है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो आंसर क्या होगा? 1916 का जो अधिवेशन था, जिसको लखनऊ समझौता बोले या लखनऊ अधिवेशन कह लीजिए, यही वो अधिवेशन है जब नरम दल और गरम दल एक साथ हो गए। और इसका श्रेय किसको जाता है? एनी बेसेंट और तिलक साहब को जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा निर्मूल किया, यानी कि सती प्रथा को हटाने का प्रयास किया? तो राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर किसने ये काम किया है? 1828। कब? 1828, 29 कह लीजिए आप, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर किसने किया है? 29 भी कह सकते हैं। ये किया है आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ठीक है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन थे? तो याद रखेंगे उस समय ये पूरे भारत के गवर्नर जनरल थे, ठीक है। पूरे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इन्हीं से जस्ट आगे जो इन्हीं के शासनकाल में जो है लॉर्ड मैकाले आयोग बना, जिसने कि अंग्रेजी का अनुशंसा किया कि इंग्लिश क्या किया जाए, कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट बनाया जाए। नेक्स्ट है, अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शंस में क्या क्या है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा अवध में किसानों का नेतृत्व बाबा रामचंद्र ने किया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जापान में रक्तहीन क्रांति, सीधा सीधा आप यही याद रखिएगा, रक्तहीन क्रांति, ये मेजी का पुनः स्थापना हुआ था। तो रक्तहीन क्रांति के बारे में अगर बात करें जापान में तो कब हुआ था? आंसर क्या होगा? आंसर होगा 1868, 1868 में जो है वो जापान में रक्तहीन क्रांति हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर कौन था? तो भारत में पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर के बारे में आपसे पूछ रहा है और टाइम पीरियड में आपको बता दूं 1505, ठीक है। 1505 में पुर्तगाल का प्रथम गवर्नर बन के कौन आया? वो आया आपका अल्मीडा, जिसको फ्रांसिस्को द अल्मीडा भी कहते हैं, ठीक है।
और इसी ने जो है ब्लू वाटर पॉलिसी भी अपनाई थी, मतलब हिंद महासागर, ब्लू वाटर का मतलब समुद्र मान के चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वित्त आयोग क्या करता है, पंचवर्षीय योजना बनाता है, गलत है। मौद्रिक नीति तैयार करता है, ये भी गलत है। केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन की सिफारिश करता है, ये भी गलत है। क्या करता है, केंद्र और राज्य के बीच में संसाधन का बंटवारा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, ये है। मौलिक अधिकार, ये भी है, मौलिक अधिकार भी मेंशन है, कौन सा, भाग 3 में। और ऑप्शन में क्या क्या है आपके, ऑप्शन में है प्रतिबद्ध न्यायपालिका और नीति निर्देशक सिद्धांत। तो देखिए नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी भी है। प्रतिबद्ध न्यायपालिका का मतलब न्यायपालिका किसी के प्रति जिम्मेदार होगा, है ना, तो ऐसा नहीं है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मतलब पूछ रहा था कौन सा गलत है। नेक्स्ट है, संविधान सभा के किस नेता ने संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा। तो जब बात कर रहे हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो ये है आपके आर्टिकल 32 में, है ना, जिसको कि हमने कहा रिट यानी याचिका जारी करने की शक्ति किसके पास, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास है। 5 प्रकार का रिट होता है, और इसको संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा, तो ये कहा बाबा राम अम्बेडकर, है ना, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा 12 नंबर क्वेश्चन का। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में, राज्यसभा कब भंग की जाती है, सही जवाब है। तो याद रखिएगा राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, पहले तो ये समझ लीजिए। फिर राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, ये भी जान लीजिए। फिर राज्यसभा में जो आपके मेंबर होते हैं 1/3 मेंबर, वो हर 2 साल में रिटायर कर जाते हैं। तो जब हर 2 साल में रिटायर कर जाते हैं, यानी कि हर 2 साल में विस्थापित होते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं, तो ये सभा कभी भंग नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी देख सकते हैं, ये क्या है, राज्यसभा पूर्णतः कभी भंग नहीं होता, ये आंसर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान का अनुच्छेद 56 किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा संविधान का जो आर्टिकल 56 है वो राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधानों से रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग हैं, तो किसी भी डेमोक्रेटिक सरकार के 3 जो होते हैं पिलर, वो कौन कौन सा है, एग्जीक्यूटिव, ठीक है, जुडिशरी और विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है, जिसको हमने कहा क्या, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये 3 हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा होगा, लोकतंत्र के 3 जो है अंग। चौथा पिलर किसको कहा जाता है, प्रेस मीडिया को, जो इंडिया की स्थिति में तो बिल्कुल भी सही नहीं है। नेक्स्ट है, भारत के पंचायत राज प्रणाली में कितने स्तर हैं। तो भारत में पंचायत राज प्रणाली, ये क्वेश्चन रिपीटेड हो चुका है, और इसमें कितने स्तर हैं, ये टोटल 3 स्तर हैं। ठीक है, किसके द्वारा बताया गया है, बलवंत राय मेहता द्वारा। संवैधानिक कब बना, 1992 में, है ना, 73वां और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष डैश में लागू हुआ। तो याद रखेंगे भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, है ना, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उसी समय लागू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय प्रतीक में सिंह के अलावा और कौन से जानवर की आकृति है। तो सिंह के अलावा और कौन कौन से जानवर हैं, उनमें आपको ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा, वो क्या है, बैल और घोड़ा। क्या है, बैल और घोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दक्षिण गोलार्ध में उत्तर अयनांत किस दिन होता है। याद रखिएगा दक्षिण गोलार्ध में, मतलब ये जो इस नीचे की बात कर रहा है, इसमें उत्तर अयनांत का मतलब हो गया उत्तर की ओर जाना, कब से प्रारंभ होता है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा हम लोगों को पता है कि जो 22 दिसंबर है वो उत्तरी गोलार्ध में जो है वो क्या होता है, आपका सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ा रात होता है। ठीक है, तो आपको कह रहा है दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध से सूर्य का जो किरण है वो आपको पता है इक्वेटर यानी 0 डिग्री से 23 डिग्री नॉर्थ यानी कर्क रेखा, और 23 डिग्री साउथ यानी कि मकर रेखा, इसी के बीच से गुजरता है। ठीक है, तो जब इसके बीच से गुजरता है तो साउथ से नॉर्थ की ओर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध से उत्तर गोलार्ध की ओर सूर्य का जो मूवमेंट है उसको ये वर्ड बोला गया है, उत्तरायणांत। ठीक है, और ये होता कब है, 22 दिसंबर को, क्योंकि 22 दिसंबर में उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। इसके बाद से दिन बढ़ता जाता है, तो दिन बढ़ने का वजह है कि सूर्य का किरण उत्तर की ओर धीरे धीरे मुड़ता जा रहा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का अक्ष झुका नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती। देखिए हम लोगों को पता है कि जो अर्थ है वो क्या है, हल्का टिल्टेड है, ऐसे है, इस तरह से है,
तो इस तरह से तो भूमध्य रेखा हमारा ऐसे चला जाता है, ठीक है। तो अगर ये बिल्कुल ही सीधा रहता, अगर अर्थ बिल्कुल ही सीधा रहता तो भूमध्य रेखा सीधा रहता, तो सूर्य का किरण हमेशा कैसा पड़ता, बिल्कुल भूमध्य रेखा पर पड़ता। तो ऑप्शन में देखते हैं इक्वेटर जिसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी भूमध्य रेखा इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 21 ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट बैरियर रीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा प्रदेश रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन करता है। आई होप सो आप सभी को पता भी होगा ये क्वेश्चन, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी केरल जो है भारत में सबसे अधिक रबड़ उत्पादन करने वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व का सबसे विशाल समुद्र कौन सा होगा। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। विश्व का सबसे विशाल समुद्र क्या है, प्रशांत महासागर है। ऑप्शन नंबर बी आपको दिखेगा, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा समुद्र है, विशाल समुद्र है। साथ ही साथ जो सबसे गहरा जो पॉइंट है मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना गर्त, वो भी कहाँ है, प्रशांत महासागर में ही। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कहाँ पर विश्व का सबसे यूरेनियम रिजर्व मिला है। सबसे ज़्यादा यहाँ कर लीजिएगा, थोड़ा सा एरर हो गया है। सबसे क्या ज़्यादा यूरेनियम रिजर्व जो है वो किस देश में मिला है। ऑप्शंस में देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे आपका ग्रेट बैरियर रीफ है जिस देश में, ऑस्ट्रेलिया में है, उसी देश में आपका क्या है सबसे ज़्यादा यूरेनियम रिजर्व भी है। कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होगी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध का मतलब सिंपल समझ लीजिए आपका कौन सा, ये इक्वेटर के नीचे, भूमध्य रेखा के नीचे की बात कर रहा है। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा क्या है। तो याद रखिएगा दक्षिणी गोलार्ध में बहने की दिशा है, ऑप्शन नंबर डी देख सकते हैं आप, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, इस तरह का दिशा है, ठीक है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि गोदावरी नदी के किनारे कौन कौन सा है। तो ये है आपका क्या, नासिक है, नांदेड़ है और निजामाबाद है। ये तीन ऐसा जगह है जो नासिक नदी के यानी सॉरी गोदावरी नदी के किनारे है। नक्सारी जो है वो आपका क्या है, गोदावरी नदी के किनारे नहीं है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा, जब बात करें गोदावरी नदी के तो याद रखिएगा इसको भारत में दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। मतलब कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, जिसमें कि जिसके उत्पादन में इंडिया क्या है, वर्ल्ड में नंबर 1 पे है। आंसर क्या होगा, आंसर है आपका थोरियम। थोरियम के उत्पादन में भारत का रैंक क्या है, भारत का रैंक है फर्स्ट। और जब बात करेंगे थोरियम का सिंबल तो TH होता है, और साथ ही साथ एटॉमिक नंबर की बात करेंगे तो 90 होता है। एटॉमिक मास की बात करेंगे तो 232.4 होता है। क्लियर। थोरियम भारत में सबसे बड़ा भंडार है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादित राज्य कौन सा, उत्पादन करने वाला राज्य। तो आई होप सो आप सभी को पता होगा, बिहार में सबसे ज़्यादा लीची का प्रोडक्शन होता है इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट है, और बिहार में भी जब बात करेंगे तो कहाँ, मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट है, किसी नदी घाटी के चौड़े होने का क्या कारण। याद रखिएगा नदी घाटी चौड़ा होगा मृदा अपरदन की वजह से, ठीक है। तो ऑप्शंस में देखेंगे तो भूक्षरण, ऑप्शन नंबर डी। पार्श्विक अपरदन भी कह सकते हैं, पार्श्विक का मतलब ऐसे फैलता हुआ चारों ओर। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक घनत्व किसका था इसलिए क्योंकि अभी तक हो जाना चाहिए था लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। तो आप देखेंगे ऑप्शंस में आपको ये जो आपका चंडीगढ़ नज़र आ रहा है, जो दिल्ली नज़र आ रहा है और जो पुदुचेरी नज़र आ रहा है, ये क्या है आपका, ये तो एक तरह का केंद्र शासित प्रदेश है। तो याद रखिएगा इन सब में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी किसका है, दिल्ली का है, ये ध्यान में रखेंगे। लगभग 11,000 के आसपास पर किलोमीटर दिल्ली का पॉपुलेशन है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और राज्य में बात करेंगे तो बिहार है। नेक्स्ट है, GST का कानून लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो GST लागू कब हुआ ये अगर समझें तो GST लागू हुआ है आपका 1 जुलाई 2017 से, ठीक है। और इसलिए 1 जुलाई को हम लोग क्या करते हैं, GST डे सेलिब्रेट भी करते हैं। तो GST लागू होने के बाद पहला राज्य जो इसको अपनाया वो कौन था, ऑप्शन नंबर सी असम था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत ने दशमिक मुद्रा प्रणाली यानी कि डेसिमल सिस्टम जो है किस वर्ष शुरू की थी। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 1957। 1957 से भारत में
दार्शनिक मुद्रा प्रणाली की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत में अलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के समान होता है। यानी कि पूछ रहा है कर्नाटक संगीत में इस वर्ड का हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है अलाप। क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, अलाप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सामाजिक विकास पे बल देता है, आर्थिक विकास पे बल देता है, नागरिक विकास पे और नैतिक विकास पे बल देता है। ठीक है। अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत किस पे बल देगा? मनुष्य के नैतिक विकासों पर बल देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है जिस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़े दिन हो और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटे दिन हो। ठीक है। और वो डेट कौन सा है? वो है आपका 21 जून। क्लियर। ऑप्शन नंबर डी नज़र आ रहा होगा, 21 जून ये आपका क्या है? योग दिवस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरजू महाराज के डैश के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? तो बिरजू महाराज बेसिकली किसके? कथक के। तो कथक नृत्य, तो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा, बिरजू महाराज कथक नृत्य के एक प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं। साथ ही साथ ये किस घराने से रिलेटेड करते हैं? तो याद रखिएगा, कालिका बिंदादिन घराना। कौन सा घराना है? कालिका बिंदादिन घराने से रिलेटेड है, लखनऊ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, पैथोलॉजी में बीमारी हो गया, साइटोलॉजी में क्या? सेल का हो गया। अकारिकी जिसको कहते हैं, ये आपका क्या है? जीवों की आकृति और संरचना का अध्ययन है। ठीक है। जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं, MOR, ठीक है, PHOLOGY। मॉर्फोलॉजी यानी अकारिकी, यानी कि जीवों के आकृति और संरचना का अध्ययन कराता है। ठीक है, स्ट्रक्चर। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, एक कोशिकीय यूकेरियोटिक सूक्ष्म जीवों को दिया गया नाम बताइए। मतलब आपको पूछ रहा है, पहले तो ये समझिए कि एक कोशिकीय मतलब जिसका एक कोशिका का बना हुआ है, यूनिसेल्युलर बोलते हैं। यूकैरियोटिक सेल वो होता है जो पूरी तरह से क्या होता है? डेवलप होता है। तो आपसे यही पूछ रहा है, एक कोशिकीय हो यूकैरियोटिक सूक्ष्म जीवों को दिया गया क्या नाम है, आपसे पूछ रहा है। ऑप्शंस में क्या क्या है? ऑप्शन में है आपके पास थैलाफाइटा, प्रोटिस्टा, मोनेरा और कवक। आंसर क्या होगा? आंसर है आपका प्रोटिस्टा। ठीक है। प्रोटिस्टा क्या है? एक कोशिकीय सेल और यूकैरियोटिक सूक्ष्म जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पाचन सामान्य रूप से डैश में होता है? तो याद रखिएगा, भोजन का पाचन जनरली तो मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो समान रूप से पाचन कहाँ होगा? छोटी आंत में होगा। ऑप्शन नंबर सी नज़र आ रहा है। ठीक है। कंप्लीट डाइजेशन जो होता है वो छोटी आंत में होता है, एब्जॉर्प्शन जो होता है वो बड़ी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उभयचरों में श्वसन की विधि होती है? तो उभयचर यानी जो एम्फीबियंस होते हैं उसमें जो ब्रीदिंग होता है वो कैसे होता है? तो फुफ्फुस से भी होता है, त्वचा से भी होता है और मुख से भी होता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। सब में नहीं होता है, लेकिन कोई एक या दो का यूज़ हर कोई कर लेता है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह प्रणाली का खोज डैश ने किया था? याद रखिएगा, रक्त परिसंचरण की बात जब करेगा सर्कुलेशन का तो आता है विलियम हार्वे। और जब रक्त समूह यानी कि ABO जो है आपका, इन तीनों का मुख्यतः किसने खोज किया था? ऑप्शन नंबर डी, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। किसने किया था? लैंडस्टीनर ने किया था। और इसी वजह से इनको 1930 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है। लैंडस्टीनर को 1930 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? यानी मेल के बारे में बोल रहा है, मेल प्रजनन से प्रोसेस से। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा, शुक्रवाहिका। ये जो है मेल का है, फीमेल का नहीं है। बाकी फीमेल का ये गर्भाशय हो गया, अंडवाहिनी हो गया, अंडाशय होगा, ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होता है? तो जब श्वसन तंत्र है तो आंसर क्या होगा? वेरी गुड, आंसर है आपका वायु प्रदूषण से होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुण धर्मों की खोज किसने की थी? यानी सीधा सीधा पूछ रहा है कि पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोज किया गया किसका? पेनिसिलिन का। जब लुई पाश्चर करेंगे तो जब बात करेंगे पॉस्चराइजेशन जो प्रोसेस है दूध का, वो किया है लुई पाश्चर के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है, जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहते हैं? तो जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को कहते हैं
ल्यूकोप्लास्ट। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। क्रोमोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? पत्तों में पाया जाता है, ठीक है, जिसमें क्लोरोफिल अवेलेबल रहता है, इसी वजह से क्रोमोप्लास्ट है आपका लीफ में, जो कि फोटोसिंथेसिस में भी यूज़ करता है। और ल्यूकोप्लास्ट कहाँ होगा? कोशिकाओं में उपस्थित लवक को कहते हैं, जड़ की कोशिकाओं में, ठीक है। नेक्स्ट है मछली के से प्राप्त कॉड। कॉड का मतलब यहाँ मछली का अंडा आप कह सकते हैं। यकृत तेल इनमें समृद्ध होता है, यानी कि मछली के जो लीवर में जो तेल पाया जाता है उसमें कौन सा जो है विटामिन होता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा, विटामिन ए और विटामिन डी जो होता है उससे समृद्ध होता है मछली से प्राप्त जो कॉड लीवर तेल जो होता है, यकृत तेल होता है उसमें। नेक्स्ट है आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास और सांप में यदि घास प्रथम पोषी स्तर है तो तृतीय पोषी स्तर कौन सा है? तो देखिए, जब आप सीक्वेंस में डालेंगे तो आपका सबसे नीचे आ गया घास, ठीक है। क्या आ गया? घास आ गया, ठीक। घास को कौन खाएगा? टिड्डा खाएगा, ठीक है। और टिड्डा को कौन खाएगा? टिड्डा को मेढक खाएगा। फिर मेढक को कौन खाएगा? मेढक को सांप खाएगा। क्लियर? इस तरह से तो पहला स्तर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो तीसरा क्या हो गया? मेढक हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा होगा, मेढक, ये आपका तृतीय पोषी स्तर है। इस तरह से आप लिख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त, यानी कि दूध की शुद्धता मापने के लिए जो प्रयुक्त मीटर है उसको क्या बोलते हैं? लैक्टोमीटर बोलते हैं, क्योंकि लैक्टिक एसिड है वहीं से आपका बना है लैक्टोमीटर। तो लैक्टोबैसिलस भी बना है ना, दूध का दही में जमना। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 49। एक वस्तु एक सीधी रेखा में 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलते हुए त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ता है, तो 10 सेकंड में उसका गति क्या होगा? तो याद रखिएगा v इज़ टू होता है u प्लस AT होता है। क्या होता है? v इज़ टू u प्लस AT होता है। तो अब आप देखेंगे v क्या है आपका? v इज़ टू आपके पास क्या है? v है आपका u क्या है? प्रारंभिक वेग 40, u प्लस AT, a क्या है आपका? एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड, तो 4 गुना t का मतलब 10, तो 40 प्लस 40 क्या हो जाएगा आपका आंसर? 80 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। आपसे अंतिम वेग पूछ रहा है, अंतिम वेग v होता है, इज टू फॉर्मूला है u प्लस AT। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है डैश का प्रयोग हवा के बल और वेग मापने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही है। एनीमोमीटर का यूज़ करते हैं हम लोग किसके लिए? हवा के बल और वेग मापने के लिए। किसका यूज़ करते हैं? एनीमोमीटर। थर्मामीटर का उपयोग करते हैं आपका हीट मेजरमेंट में। लैक्टोमीटर का यूज़ करते हैं दूध की जो सांद्रता नापने के लिए। और स्पीडोमीटर का यूज़ करते हैं बाइक में स्पीड को मेजर करने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? यदि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा क्या होता है? v स्क्वायर हो जाता है। तो 2 गुना करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, तो 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति का परास क्या है? परास का मतलब क्षेत्र। तो याद रखिएगा श्रव्य आवृत्ति का मतलब जो सुना जा सके। तो इंसान 20 से 20,000 हर्ट्ज को सुन सकता है, यानी कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज भी आप कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका? सही होगा। नेक्स्ट है गहरे सागर में गोताखोर इसलिए विशिष्ट सूट पहनते हैं। किस लिए पहनते हैं? क्योंकि जैसे जैसे आप पानी की गहराई में जाते जाएंगे, पानी आपके ऊपर जितना पानी है मतलब लंबवत, उतने पानी का प्रेशर आपके ऊपर रहता है। तो उस प्रेशर को कम करने के लिए या उस प्रेशर को बर्दाश्त करने के लिए हम उस सूट को पहनते हैं। तो ऑप्शन में देखेंगे समुद्र के उच्च दाब से बचने के लिए। ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या होगा आपका? सही आंसर होगा। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष इसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? यानी प्रकाश वर्ष है क्या? तो याद रखिएगा एक वर्ष में लाइट द्वारा, प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष करते हैं। तो आंसर क्या होगा? दूरी होगा। अच्छा, इसका वैल्यू कितना होता है? इसका वैल्यू होता है 9.46 इंटू 10 टू द पावर इंटू 10 टू द पावर 12 मीटर होता है। क्लियर? चलें आगे। 10 पे पावर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश कणों से मिलकर क्या बनता है? प्रकाश कणों से मिलकर क्या बनाता है आपसे पूछ रहा है। ऑप्शंस में देखेंगे तो आंसर क्या होगा? प्रकाश कणों से मिलकर क्या बनाएगा? कणिका बनाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है एक लंबी और सीधी सोलेनॉइड जिसमें विद्युत प्रवाह हो रहा हो। सोलेनॉइड किसको बोलते हैं? आपने देखा होगा, एक पाइप है आपके पास, ठीक है, सिलेंड्रिकल पाइप है
और उसमें हम ऐसे ऐसे करके क्या करते हैं, तार को घुमा देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा देते हैं। ये थोड़ी देर के लिए क्या होता है, टेम्परेरी मैग्नेट बन जाता है, इसको सोलेनॉइड कहते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि तो सोलेनॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। चुंबकीय क्षेत्र उसके जब उसके सिरों की ओर जाएंगे तो क्या होगा, उसके सिरों की तरफ जाएंगे तो कम होगा। तो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा, उसके सिरों की तरफ, यानी सोलेनॉइड के सिरों की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र घटता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सही विकल्प चुनिए। क्या पूछ रहा है, आग ऑक्सीजन का काम है जलाना, तो कार्बन डाइऑक्साइड का काम है बुझाना, क्योंकि दोनों एक दूसरे का क्या है, ऑपोजिट है। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण। सहसंयोजक बंधन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। और ऑप्शन सी देखिएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका मतलब कार्बन ऐसे बीच में 1 2 3 4, ये सब क्या है आपका Cl है, क्लोरीन है। क्या है, क्लोरीन है, इसी को हमने कहा टेट्राक्लोराइड। और जो सिंगल लाइन दिख रहा है आपको, ये सारा का सारा सिंगल लाइन क्या है, सहसंयोजक बंधन है। ठीक है, नेक्स्ट है एक परमाणु यानी एटम के नाभिक में क्या क्या रहता है, तो याद रखिएगा एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नाभिक के बाहर घूमता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है, नाभिक में होता है। तो ऑप्शन क्या दिख रहा होगा आपको, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या निम्न में से कौन सा विकल्प अक्रिय गैस नहीं है, तो देखिए क्रिप्टन है, आर्गन भी है, जेनॉन भी है। क्लोरीन जो है वो आपका अक्रिय गैस नहीं, बल्कि ये 17वां नंबर है, इसको हेलोजन ग्रुप कहे हैं हमने। 17वां जो भी होता है ग्रुप, उसको हेलोजन ग्रुप कहा जाता है, और क्लोरीन क्या है, हेलोजन ग्रुप का एक पार्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है, तो देखिए आपको बताया NaCl, तो Cl अभी जस्ट बताया, क्लोरीन क्या है, हेलोजन ग्रुप का एक रूप ये सदस्य है। तो ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी हैलाइट नज़र आ रहा होगा, ये हेलोजन ग्रुप से बना है। तो साधारण नमक का स्रोत कौन सा है, हैलाइट है, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, गैमेक्सिन, DDT और ब्लीचिंग पाउडर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो देखिए 3 क्वेश्चन लगातार क्लोरीन पे बेस्ड था। पहला, क्लोरीन अक्रिय गैस नहीं है। दूसरा, क्लोरीन क्या है, हेलोजन ग्रुप का है, तो साधारण नमक को हैलाइट बोला गया। थर्ड आपसे पूछ रहा है गैमेक्सिन, DDT और ब्लीचिंग पाउडर में महत्वपूर्ण यौगिक कौन सा है, तो याद रखेंगे वो भी क्या होगा, क्लोरीन होगा, क्योंकि हमको पता है ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन होता है। DDT का फुल फॉर्म है डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, तो क्लोरो जब लग गया यानी क्लोरीन है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है, मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, मोमबत्ती का जलना फिजिकल चेंजेस भी है, केमिकल चेंजेस भी है, दोनों है। ठीक है, केमिकल चेंजेस यानी कि मोम का जो कुछ पार्ट जो होता है इवेपोरेट बन के उड़ जाता है, तो इसलिए इसको रिवर्स नहीं कर सकते। लेकिन कुछ पार्ट मेल्ट होकर रह जाता है, तो दोबारा हम उसका मोमबत्ती बना के रिवर्स कर सकते हैं। तो इसलिए भौतिक परिवर्तन भी है और रासायनिक परिवर्तन भी है, फिजिकल भी और केमिकल भी, मोमबत्ती का जलना। नेक्स्ट है, गैल्वेनाइजेशन का मतलब है इस्पात पर किसकी पतली परत के साथ आवरण करना है। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए जो हम उसके ऊपर एक लेप लगाते हैं, जिसको यसद लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, और उसमें जो लगता है वो जस्ता का लगता है, जिंक का लगता है। जिंक का एटॉमिक नंबर क्या है, 30 है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन क्या है, तो याद रखिएगा ब्यूटेन और आइसो से ही बन गया, आइसो का मतलब आइसोमर। ठीक है, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मतलब हो गया आइसोमर, आइसोमर का मतलब हो गया समावयव। तो ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा, समावयवता कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संक्षेपण बहुलक यानी कंडेंसेशन पॉलीमर का उदाहरण है। ऑप्शंस में क्या क्या है, PVC है, टेरिलिन है, पॉलीप्रोपाइलोन है और पॉलीस्टाइरिडिन है। तो आंसर क्या होगा, जो कंडेंसेशन पॉलीमर है वो क्या है आपका, टेरिलिन है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी वही हैं जिन्होंने राष्ट्रीय गीत लिखा है। ठीक है, और जब हम बात करेंगे आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख मिला है, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा सन्यासी विद्रोह। ये रिपीटेड क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो ये वही विश्वविद्यालय है जहाँ हमने भी पढ़ाई कर रखी है। मगध विश्वविद्यालय बेसिकली कहाँ है, बोधगया में, इसका हेडक्वार्टर बोधगया में है। और पहले कुछ ब्रांचेज जो कॉलेजेस थे वो पटना में भी थे, अब पटना में जो ब्रांचेज रह गए हैं उनको क्या किया गया है, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है, स्प्लिट कर दिया गया है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा, बोधगया होगा, कौन सा, मगध विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है,
महाराष्ट्र के किस जिले में भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव का विकास हो रहा है? अभी तक हुआ नहीं है ये गांव का। कार्बन तटस्थ का मतलब याद रखिएगा कि ग्रामीण, जो जिस गांव से कार्बन का जितनी मात्रा उत्सर्जित होती है, हो रही है, उतना को एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है, ऐसा गांव बनाया जा रहा है। उस गांव का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ठाणे। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, मुर्मू भी लगेगा, को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया है। यह किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? सबसे पहले तो ये याद कर लीजिए कि ये जो येलो स्टार है ये किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। जैसे हमारे यहाँ सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? भारत रत्न है। वैसे आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सूरीनाम है। और सूरीनाम है कहाँ? तो सूरीनाम एक दक्षिण अमेरिकी देश है। दक्षिण अमेरिका देश में कुल मिला के 12-13 कंट्री ही है, उसको आप देख लेंगे तो उसमें एक आपको क्या मिलेगा? सूरीनाम भी मिलेगा। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन की स्थापना के लिए स्विट्जरलैंड व्यवसायी जीन हेनरी ड्यूनेट मुख्य प्रेरक थे? यानी आपसे कुछ नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा कि कौन फाउंडर थे, किसके फाउंडर थे हेनरी ड्यूनेट। ठीक है, जीन हेनरी ड्यूनेट किसके फाउंडर थे, प्रतिपादक थे या प्रेरक थे? आंसर क्या होगा? आंसर होगा यही फर्स्ट नंबर ऑप्शन, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के कौन थे? फाउंडर थे कौन? हेनरी ड्यूनेट। क्लियर? और इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है 1863 में, 1863 में। क्लियर? और मुख्यालय की बात करेंगे तो मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। और जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है? भगोरिया उत्सव, आंसर क्या होगा? आंसर है भील जनजाति। और ये है कहाँ? तो याद रखेंगे जो भील जनजाति है वो पाया जाता है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किससे संबंधित है? तो हम लोगों को पता है कि जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, कई सारे बैनर में दिखाया गया है, जो एलपीजी कनेक्शन है वो जो है दिया जा रहा है इस योजना के तहत। तो आंसर में देखेंगे आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी, एलपीजी कनेक्शन होगा किसका? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2019 का आयोजन डैश देश में हुआ था? तो याद रखिएगा 2019 का वर्ल्ड कप जिसने जीता उसी के देश में ये रखा गया था, हालांकि इस बार ऐसा नहीं हो पाया। ठीक है, तो 2019 का वर्ल्ड कप कौन जीता था? यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड ने जीता। और हुआ भी कहाँ था? इंग्लैंड में हुआ था, ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है? कर्नाटक में स्थित कैगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा कैगा जो है वो क्या है? नाभिकीय संयंत्र है, एटॉमिक जो है इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने का वहाँ पे संयंत्र है। चलें, संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? तो याद रखिएगा आंसर क्या है? 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल आपसे पूछ रहा है, आंसर होगा 6 महीना। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, ऐसे पूरे साल में कितनी बार होता है? टोटल 3 बार होता है। मानसून सत्र होता है, उसके बाद आपका बजट सत्र हो गया, और फिर आपका शीतकालीन सत्र हो गया। नेक्स्ट है, भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था? आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, नादिर शाह, जिसको ईरान का नेपोलियन कहते हैं, उसने भारत से मयूर सिंहासन लेकर गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में से किस वर्ष 2019 के लिए कला अभिनय रंगमंच के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? पद्म विभूषण भारत का दूसरा जो है नागरिक सम्मान है। और किसको मिला है कला अभिनय रंगमंच के क्षेत्र में? आंसर क्या होगा? आंसर होगा बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे। ठीक है, बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? तो याद रखिएगा गंगोत्री जो है वो गंगा का उद्गम स्थल है। आपसे पूछ रहा है किसका? ब्रह्मपुत्र का। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मानसरोवर झील जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? तो इस स्थिति में कार्यभार संभालेंगे कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, और ऐसा करने वाले प्रथम जो है मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? हिदायतुल्ला बने थे, जस्टिस हिदायतुल्ला ऐसा करने वाले प्रथम जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता
किस देश से संबंधित हैं? तो याद रखिएगा इन बतूता जो है वो किस देश से रिलेटेड हैं? वो है मोरक्को से। अच्छा, मोरक्को की राजधानी क्या है? राबत है, RABAT, राबत। याद रखिएगा मोरक्को जो है वो अफ्रीका और एशिया, सॉरी एशिया नहीं, यूरोप को अलग करती है। यहीं पे क्या है आपका जिब्राल्टर जो है जल डमरू मध्य भी स्थित है। ठीक है, चलें आगे। इब्न बतूता मोरक्को से आया है, 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम के पहले गांधी इरविन समझौता हुआ? तो देखिए गांधी इरविन समझौता जब भी आता है तो मैं आपको 1930 सविनय विज्ञान आंदोलन, 1931 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से जस्ट पहले जो है इरविन साहब आए, उन्होंने बोला कि हम आपके लिए संविधान बना रहे हैं, आप इंग्लैंड चलें। तो यहाँ पर जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ है वो हुआ सेकेंड गोलमेज सम्मेलन के पहले। ठीक है, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, यह आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जस्ट बाद। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइमिंग क्या था विश्व युद्ध का? 1914 से लेकर 1918 तक। ठीक है, ये आपका क्या है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइमिंग है, क्या है? 1914 से 1918। जस्ट इसके बाद यानी कि 1919 जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, इसी साल जो है ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई है। और जब बात करेंगे इसका मुख्यालय तो वही फिर याद रखेंगे जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड। ठीक है, SWIT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत का तीसरी चरण वाला नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम तैयार किया था? याद रखेंगे भारत में नाभिकीय कार्यक्रम के जनक बोला जाता है होमी जहांगीर भाभा को, और ये कार्यक्रम इन्हीं के द्वारा तैयार किया गया था। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लोक सेवक को निम्नलिखित में से क्या बनने की अनुमति नहीं है? तो देखिए कोई लोक सेवक यानी कि IAS IPS हैं, वो विश्वविद्यालय का उप कुलपति बन सकते हैं, मंत्रिमंडल सचिव बन सकते हैं, केंद्रीय मंडल का निजी सचिव बन सकते हैं। वो क्या है? सांसद नहीं बन सकते, क्योंकि उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा? वो पोस्ट छोड़कर और फिर नॉमिनेशन प्रक्रिया में भाग लेकर वोटिंग करानी पड़ेगी, तभी जाकर वो क्या बनेंगे? MP बनेंगे, जिसको हम सांसद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैथ्स का एक क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा छोटा सा। किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% की दर से प्राप्त हुए चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज। तो देखिए 2 वर्ष का 10% का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का डिफरेंस 1% आता है। यानी CI के दर से अगर बात करें तो 21% होता है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से 20%, दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 1%। क्वेश्चन में यह कह रहा है कि यही 1% जो डिफरेंस है वही क्या है? 50 रुपये है। तो 1% जब 50 रुपये है तो 100% क्या होगा? 2 जीरो 50 पे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 50 पे 2 जीरो जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 5000। ऑप्शन नंबर A सही होगा। ठीक है, इसी रफ्तार से आपको क्या करना है? एग्जाम में क्वेश्चन बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक परिमेय संख्या का हर यानी कि डिनोमिनेटर 2n और 5m के रूप में है, जहां n और m गैर ऋणात्मक पूर्णांक है यानी कि नेगेटिव नहीं है, तो संख्या का दशमलव विस्तार क्या होगा? तो याद रखिएगा ये एक डेफिनेशन ही है परिमेय संख्या का, कि जिसके भी डिनोमिनेटर में 2m इंटू 5n हो तो वो क्या होगा? एक शांत भिन्न होगा। कैसा भिन्न होगा? शांत दशमलव वाला भिन्न होगा। शांत का मतलब पूरा पूरा कट जाएगा डिनोमिनेटर में। 2n और 5m का कोई डेटा रहा तो उस भिन्न को हम लोग पूर्णतः विभाजित कर पाएंगे। तो ये हमारे आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन था। ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। थैंक यू यहाँ तक पूरा क्लास देखने और सुनने के लिए, और आपका जवाब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।